नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज पर। आप देख रहे हैं मिड डे प्राइम। मैं हूं जया सिन्हा। अगले 1 घंटे में हम बात करेंगे देश भर की बड़ी खबरों की। बताएंगे दुनिया भर में कौन कौन सी खबरें हैं जिन पर है इस वक्त हमारी नजर, क्या चल रहा है खेल और अर्थ जगत में, साथ ही होंगी और भी तमाम खबरें। शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों के साथ। अपनी मांगों को लेकर अड़े किसानों को 5वें दौर की बातचीत के लिए केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा, एमएसपी की मांग, फसल विविधीकरण, पराली सहित एफआईआर पर भी बातचीत के लिए केंद्र तैयार। किसानों से शांति बनाए रखने का किया अनुरोध। किसानों के दिल्ली कूच को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। प्रदर्शनकारियों के ट्रैक्टर्स, जेसीबी मशीनें और अन्य वाहनों की वजह से गाजीपुर, गुरुग्राम, शंभू और सिंधु बॉर्डर पर भीषण जाम। किसानों के प्रदर्शन से राहगीरों, बीमार महिलाओं और बुजुर्गों को हो रही है भारी दिक्कत। आम आदमी से लेकर व्यापारी बुरी तरह से परेशान। व्यापारियों को हो रहा है लाखों रुपए का नुकसान। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने संदेश खाली हिंसा पर जारी किया नोटिस। एनसीएसटी की टीम 22 फरवरी को करेगी घटनास्थल का दौरा। भाजपा नेता रविशंकर प्रसाद ने संदेश खाली की घटना शर्मनाक बताते हुए कहा, एक महिला मुख्यमंत्री अपनी पॉलिटिकल साख बचाने के लिए दांव पर लगा रही है महिलाओं की इज्जत। भारत और ग्रीस के बीच आज द्विपक्षीय वार्ता। भारत दौरे पर आए ग्रीस के प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ की मुलाकात। ग्रीस पीएम ने राजघाट पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को दी श्रद्धांजलि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 9वें रायसीना संवाद का करेंगे उद्घाटन। ग्रीस के प्रधानमंत्री होंगे मुख्य अतिथि और मुख्य वक्ता। 3 दिनों तक वैश्विक मुद्दों पर होगा मंथन। मशहूर रेडियो प्रस्तोता अमीन सयानी का हार्ट अटैक से निधन। 91 साल की उम्र में मुंबई में ली अंतिम सांस। मशहूर रेडियो प्रोग्राम गीत माला के लिए थे प्रसिद्ध। देश के प्रख्यात न्यायविद और सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील फली एस नरीमन नहीं रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जताई शोक संवेदना। और एफआईएच हॉकी प्रो लीग में आज भारतीय पुरुष हॉकी टीम का नीदरलैंड से होगा सामना। टीम इंडिया ने पिछले मुकाबले में स्पेन के खिलाफ दर्ज की थी रोमांचक जीत। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर पर डालते हैं सबसे पहले नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्रीस के प्रधानमंत्री किरियाकोस मित्सोटाकिस का दिल्ली स्थित हैदराबाद हाउस में किया स्वागत। ग्रीस के प्रधानमंत्री 4 दिनों की आधिकारिक यात्रा पर इस वक्त भारत में हैं। पीएम मोदी और ग्रीस के प्रधानमंत्री के बीच द्विपक्षीय बातचीत भी हुई। दोनों नेताओं ने आपसी और वैश्विक हितों से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। और अब बात किसानों की। फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कानूनी गारंटी को लेकर केंद्र के साथ 4 दौर की वार्ता के बाद किसान एक बार फिर आंदोलन करने पर अड़े हुए हैं। किसानों के दिल्ली कूच करने के मद्देनजर पंजाब, हरियाणा और हरियाणा दिल्ली बॉर्डरों पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। साथ ही हरियाणा के 7 जिलों में लगे इंटरनेट बैन को भी बढ़ा दिया गया है। किसानों के प्रदर्शन की वजह से आम जनता बेहाल है। आंदोलन कर रहे किसान शंभू बॉर्डर पर भारी भरकम मशीनों के साथ पहुंचे हुए हैं। तस्वीरों में साफ नजर आ रहा है कि कैसे किसान बड़ी बड़ी मशीनों को लेकर इस वक्त बॉर्डर्स पर डटे हुए हैं।
तो किसान अपनी मांगों पर अड़े। तस्वीरों में हम देख सकते हैं कैसे दिल्ली से सटे तमाम बॉर्डर्स को इस वक्त सील किया गया है। आम जनता को, व्यापारियों को, आम आदमी को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन किसान फिलहाल अपने आंदोलन को लेकर अड़े हुए हैं। घंटों घंटों लंबा जैम लगा हुआ है बॉर्डर्स पर, तस्वीरों में हम देख सकते हैं। और यहां पर सरकार ने एक बार फिर ये बात कही है। सरकार ने कहा है कि केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि किसान नेताओं को 5वें दौर की बातचीत के लिए उन्होंने आमंत्रित किया है। अर्जुन मुंडा ने कहा कि सरकार चौथे दौर के बाद 5वें दौर में सभी मुद्दे जैसे कि एमएसपी की मांग, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, पराली का विषय, एफआईआर पर बातचीत के लिए तैयार है। उन्होंने कहा, मैं दोबारा किसान नेताओं को चर्चा के लिए आमंत्रित करता हूं। हमें शांति बनाए रखना जरूरी है। दौर तक की बातचीत होने के बाद किसान संगठनों के माध्यम से जो प्रतिक्रिया आई उसे संज्ञान में लेते हुए पुनः 5वें दौर की बैठक, और उस बैठक में ऐसे सभी मुद्दे जिन मुद्दे पर हम मिलकर समाधान निकाल सकते हैं, वार्ता के लिए हम तैयार हैं। चाहे वो एमएसपी का हो, चाहे वो पराली का मुद्दा हो, चाहे एफआईआर का हो, चाहे क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन का हो, ऐसे सभी मुद्दे पर बातचीत के लिए हम तैयार हैं। वहीं भाजपा के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि बातचीत के माध्यम से ही समस्या का समाधान निकल सकता है। इसकी है समाधान निकलेगा चर्चा से, संवाद से। और भारत सरकार का मन खुला हुआ है किसानों के बारे में। हमारी उनसे अपील होगी कि शांतिपूर्ण तरीके से इसका समाधान निकलना चाहिए। और हमारी सरकार ने किसानों के लिए कितना काम किया ये हम चर्चा कर चुके हैं। तो किसानों का विकास हमारी बहुत बड़ी प्रायोरिटी है, हमेशा रहेगी। और सिंधु बॉर्डर पर लोगों को जाम के चलते किन हालातों का सामना करना पड़ रहा है, जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता निशांत कुमार राय। किसान आंदोलन के चलते सिंघू बॉर्डर पर आम लोगों को काफी तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल दिल्ली और हरियाणा के इस बॉर्डर पर जब लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाना होता है तो आप देख सकते हैं कितना संकरा रास्ता है। दरअसल आंदोलन के चलते रास्ता इतना छोटा हो गया है, जिसके चलते लोगों को बॉर्डर से इस पार से उस पार जाने के लिए केवल पैदल ही सहारा है। और देख लीजिए जो बुजुर्ग हैं किस तकलीफों के साथ बॉर्डर को क्रॉस कर रहे हैं। हालांकि किसान नेताओं को सरकार लगातार मनाने की कवायद में लगी हुई है, लेकिन दूसरी तरफ आम लोगों को पूरी तरीके से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और आम लोग कुछ इस तरीके से आपको नजर आ रहे हैं। और साथ में आप देख सकते हैं कि कॉलेज के बच्चे हैं, तमाम लोग हैं जो सड़क पर चलते हुए नजर आ रहे हैं। और आपको अब दिखलाना चाहेंगे किस तरीके से लोगों को तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। ये भाई साहब हैं, इनके हाथ में आप देख सकते हैं प्लास्टर बंधा हुआ है। कितनी तकलीफ हो रही है इस तरीके से सड़क क्रॉस करने पर? तकलीफ तो काफी है भाई साहब जी, पता नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं, समझ में नहीं आ रहा कुछ। देखिए साफ तौर पर जनता परेशान नजर आने लगी है बॉर्डर पर जिस तरीके की स्थितियां, और खासकर इस पार से उस पार जाने अपने आप में चुनौती बनता चला जा रहा है। सिंघू बॉर्डर से निशांत राय, डीडी न्यूज। और सिंधु बॉर्डर पर लोगों का हाल बेहाल है। जाम के चलते आना जाना बेहद मुश्किल हो गया है। मजबूरी में लोगों को कई किलोमीटर पैदल यात्रा करनी पड़ रही है। बहुत ज्यादा दिक्कत होती है आने जाने में, 2-3 घंटे लग जाते हैं आने जाने में। और काम धंधा जो है बिल्कुल चौपट होते जा रहे हैं। काम धंधे जीरो हो गए, काम धंधा बिल्कुल खत्म हो रहे हैं। बहुत असर पड़ रहा है, जाम में फंसे रहते हैं, बहुत देर घंटों तक जाम में फंसे रहते हैं। घर जाने के लिए तो इतना कर रहे हैं, इस पार से उस पार पैदल जाना पड़ता है। गर्भवती महिलाओं को हो रही है। परेशानी का तो हब बन चुका है ये। किसान आंदोलन के नाम पर ऐसे पब्लिक को परेशान किया जा रहा है। किसानों के नाम पर जो दूसरी मूवमेंट के लोग हैं उन्होंने परेशान कर दी। वाइफ भारत सरकार में जॉब करती है
पहले आधे घंटे तक ऑफिस में पहुंच जाती थी, अब वो प्रेग्नेंट है, प्रेग्नेंट होने के बाद उसको 3 साढ़े 3 4 घंटे लग जाते हैं। इतनी ज़्यादा परेशान, बस पूछो मत। और आसपास के गांव के लोग भी परेशान हैं। जो छोटे रास्ते थे, बाइक वाले रास्ते थे, वो रास्ते भी बंद कर दिए। अब सरकार को थोड़ा सख्ती से पेश आना चाहिए इन लोगों के साथ। अब बगैर लटकी भाषा ये समझेंगे नहीं, इनको सिर्फ और सिर्फ एक ही भाषा समझ में आती है, वही लटकी। और किसानों के प्रदर्शन के बीच दिल्ली की सीमाओं पर जबरदस्त जाम लगा हुआ है। गुरुग्राम सीमा पर भी जाम लगा हुआ है। किसानों के दिल्ली पैदल कूच को लेकर पुलिस सतर्क है। दिल्ली पुलिस की चेकिंग की वजह से जाम लगा हुआ है। इसके बाद गुरुग्राम पुलिस ने बैरिकेड हटवा दिए। बैरिकेड हटने के बाद वाहनों की गति तेज हुई है। फिलहाल गुरुग्राम पुलिस जाम खुलवाने के लिए बॉर्डर पर तैनात है। तो यहां मिनटों की दूरी एक आम आदमी घंटों में पूरी कर रहा है। तो सड़कों पर है किसान और आम जनता का हाल बेहाल। तो यहां पर लगातार सरकार की ओर से कहा जा रहा है कि बातचीत ही किसी भी समस्या का हल निकल सकता है। 4 दौर की बातचीत हो गई है और एक बार फिर सरकार ने कहा है कि 5वें दौर की बातचीत के लिए हम तैयार हैं। जो भी मुद्दे हैं किसानों के, उन तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए तैयार है। एमएसपी का मुद्दा है, कानून गारंटी का मुद्दा है, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन का मुद्दा है, पराली का मुद्दा है। तमाम विषय हैं जिनको लेकर अपनी बात पर अड़े हुए नजर आ रहे हैं यहाँ पर किसान। लेकिन सरकार ने एक बार फिर यहाँ पर बात साफ की है कि बातचीत के लिए वो तैयार है और बातचीत के लिए आमंत्रित किया है तमाम किसान नेताओं को। अब किसानों की क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने निकल कर आती है वो देखने वाली बात होगी। फिलहाल यहां पर हम तस्वीरों में देख रहे हैं कि घंटों घंटों जैम लगा हुआ है। दिल्ली के तमाम बॉर्डर्स जो हैं वहां पर एक आम आदमी का हाल बेहाल है। बुजुर्ग लोग, आम जनता, गर्भवती महिलाएं घंटों पैदल चलने के लिए मजबूर हैं। रोजमर्रा की जरूरतें, रोज आपको काम पे जाना है, जो तमाम व्यापार हैं लोगों के, वो पूरी तरह से ठप पड़े हुए हैं। ट्रकें यहां पर फंसी हुई हैं कितने दिनों से बॉर्डर्स पर। जो जरूरी चीजें हैं वो पहुंचाने में दिल्ली तक यहां पर बड़ी मुश्किलों का सामना उन्हें करना पड़ रहा है। हर रोज यहां पर जो उत्तरी राज्य हैं उन्हें करोड़ों रुपए का नुकसान झेलना पड़ रहा है। और इन तमाम चीजों के बावजूद यहां पर एक दूसरी तरफ तस्वीर सामने आ रही है कि किसान अपनी मांगों के साथ अड़े हुए हैं। किसानों के आंदोलन के चलते लोगों के लिए रोजमर्रा का काम करना वाकई बेहद मुश्किल हो गया है। सड़कों पर जाम लगे हुए हैं, मिनटों की दूरी को तय करने में घंटों का समय लग रहा है। गाजीपुर बॉर्डर की आपको हाल दिखाते हैं कि वहां पर भी लोग जाम से जूझते नजर आए। जरूरी काम के लिए घर से निकले लोगों का आधा दिन जाम में ही निकल रहा है। खासतौर पर बुजुर्गों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। जाम है बहुत तगड़ा। अभी मुझे 10 किलोमीटर का सफर है, 1-1.5 घंटा लग गया आते हुए वहाँ तक। विजयनगर से बहुत तगड़ा जाम है। करीब 1.5 घंटा हो गया मुझे वहाँ से यहाँ तक आने में। नीचे तो बहुत लंबा है जी। जाम है, वहाँ से किसान आंदोलन की वजह से ही हो रहा है। तो 2-2 घंटे रोज यहाँ पर सड़कों पर बिता रहे हैं आम आदमी। और ताज़ा हालात की जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं शंभू बॉर्डर से ओपी यादव, सिंधु बॉर्डर पर निशांत राय और चंडीगढ़ से आकांक्षा इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। ओपी यादव का यहाँ पे रुक कर लेते हैं। ओपी, क्या कुछ अपडेट इस वक्त आपको मिल रहा है? अगर आप हमें इस वक्त की तस्वीरें दिखाएं, क्या कुछ है इस वक्त स्थिति? जी, अभी हम शंभू बॉर्डर पे खड़े हैं। ये अम्बाला के पास बॉर्डर है। जो अमृतसर से रास्ता था वहां पर तकरीबन हजारों किसान यहाँ रुके हुए हैं। कल केंद्रीय कृषि मंत्री के साथ इनकी वार्ता रही जिसमें इन्होंने कई ऐसी मांगे रख दी जिससे वार्ता विफल रही। उसके बाद इन्होंने दिल्ली कूच करने का निर्णय लिया। लेकिन केंद्रीय कृषि मंत्री द्वारा आज फिर से एक ट्वीट करके जानकारी दी गई कि सरकार जो भी उनकी एमएसपी की मांग है, विद्युत नियम की मांग है, पराली का इश्यू है और जो केस है उनको सोल्व करने का मसला, उन सबको लेकर सरकार गंभीर है। इसलिए वार्ता के टेबल पर फिर से आए तो किसानों ने अभी कूच करने का निर्णय रद्द कर दिया और वहीं डटे हुए हैं। भारी पुलिस बल तैनात किया गया। तकरीबन 700 पुलिस यहाँ तैनात की गई है। पंजाब और हरियाणा दोनों की पुलिस यहाँ तैनात है। हालांकि अभी जब हम खड़े हैं ये रास्ता यहाँ से तकरीबन 2 किलोमीटर की दूरी पर है, क्योंकि वहां पर पुलिस की व्यवस्था की गई है कि मीडिया और अन्य को आने जाने नहीं दिया गया है। क्योंकि पिछले 2 दिन पहले कुछ किसान संगठनों द्वारा अभद्र व्यवहार किए जाने के बाद में यहाँ पुलिस और मीडिया की जो व्यवस्था है उसको एक तरह से बना दिया गया, जिससे 2 किलोमीटर दूर ही मीडिया वालों को रखा गया है। लेकिन किसान संगठन यहाँ डटे हुए हैं। टोल
पीछे एक टोल था, उस पर भी किसान संगठनों का हुजूम लगा हुआ है। उनकी मांग है कि सरकार हमारे साथ जो मुद्दे हैं उन पर पूरा ठोस निर्णय ले। और इन्होंने कल जो उनकी वार्ता हुई जिसमें एमएसपी को लेकर और अन्य मसलों पर लेकर सरकार ने जो 5 मुख्य फसलें हैं, कपास है और मक्का, उड़द, मसूर और अरहर की जो 5 साल की खरीद की जो निर्णय किया था उसको लेकर उन्होंने मना कर दिया। उनका मानना है कि इस पर सरकार हमें लिखित में गारंटी दे और हमेशा के लिए गारंटी उनको चाहिए, जबकि सरकार ने उनको 5 साल के निर्णय के बाद फिर इसका इवोल्यूशन करने के लिए कहा, क्योंकि ये ऐसी फसलें हैं जिन पर लगातार चिंतन मनन के बाद सरकारी निर्णय के आधार पर ही कोई ठोस निर्णय लिया जाता है। लेकिन किसान संगठनों की जो मनमानी मांग थी, जिनका कहना कि हमें इस पे एमएसपी की पूरी गारंटी दी जाए और जो बाकी अन्य फसलें हैं उन पर भी उन्होंने गारंटी का मुद्दा रखा था, जिसको लेकर ये वार्ता विफल हुई। लेकिन आज जिसने केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री ने ट्वीट कर किसानों को फिर से वार्ता के लिए आमंत्रित किया, उससे किसान संगठनों ने फिर से एक वार्ता के टेबल पर आने के लिए हाँ भरी है। और यही वजह है कि आज अभी संघू बॉर्डर पे रुके हुए उन्होंने दिल्ली कूच करने का निर्णय फिलहाल कैंसिल कर दिया। लेकिन भारी पुलिस बल और काफी संख्या में किसान यहाँ पे उपलब्ध है। हालांकि किसानों ने जो हैवी व्हीकल मशीनें और जो जेसीबी मशीनें और अन्य तरह की जो इक्विपमेंट्स मंगवाए थे उनको हरियाणा पुलिस और पंजाब पुलिस ने दोनों ने समन्वित प्रयास करके अभी उनको रोक दिया है, क्योंकि उन्होंने कई तरह के जो ऐसे हैवी लोडेड इक्विपमेंट्स मंगवाए थे, जो बैरिकेड्स लगे उनको हटाने का काम करते थे। उससे पुलिस के साथ इनकी हल्की झड़प भी हुई। लेकिन बिल्कुल ओपी यहाँ पे आपको रोकना चाहेंगे। अनुज यादव हमारे साथ इस वक्त और जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर। अनुज, यहाँ पर सरकार ने 5वें दौर की बातचीत के लिए उन्हें आमंत्रित किया है। एक बार फिर ये बात लगातार सरकार कह रही है कि हम हर बात पर, हर मसले पर, हर मुश्किल पर, हर शर्त पर बातचीत करने के लिए तैयार हैं। क्या कुछ अपडेट इस वक्त आपको मिल रहा है? देखिए जया, सरकार के दरवाजे पहले भी खुले थे और आज एक बार फिर खुले हैं, क्योंकि जिस तरीके से केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा है कि इस समस्या का समाधान सिर्फ बातचीत हो सकता है, उग्र प्रदर्शन, धरना प्रदर्शन, सड़कों को जाम करना नहीं हो सकता। तो निश्चित तौर पर किसान संगठनों को फैसला करना चाहिए कि एक बार फिर से अपनी बातों को वो रखें और बड़े दिल से सरकार के साथ बातचीत करें। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, चौथे दौर की वार्ता जो चंडीगढ़ में शुरू हुई थी उसमें एक बहुत बड़ा प्रस्ताव पंजाब और हरियाणा के किसानों को सरकार ने दिया था। और उस प्रस्ताव में जो कृषि के क्षेत्र में भविष्य की चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों से निपटने का भी एक प्रस्ताव था। सबसे बड़ी बात है कि आज पंजाब का किसान खुद कहता है, और उस बैठक के दौरान भी चौथे दौर की वार्ता हुई थी, उसमें किसानों ने कहा था सरकार के सामने कि उनकी जमीन लगातार बंजर होती जा रही है, पानी का लेवल लगातार नीचे गिरता जा रहा है, ऐसे में इन चुनौतियों से भी निपटना होगा। तो सरकार ने कहा बिल्कुल आपने बहुत सही बात कही है, और इन सबको चुनौतियों से निपटने का सिर्फ एक ही समाधान जया हो सकता है, वो है क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन। जो फसलें पंजाब और हरियाणा के किसान उगाते हैं उनमें बदलाव करने की जरूरत है। और सरकार ने कहा कि आप कपास, मक्का और दलहन जो दालें हैं, अरहर और मूंग की दालें, आप इनको उगाइए और सरकार इस बात की गारंटी देगी 5 साल के लिए कि एमएसपी पर सरकार इनको खरीदारी करेगी एनसीसीएफ और नेफेड के माध्यम से। हमें लगता है कि जिस तरीके से सरकार ने एक प्रस्ताव दिया है, यह प्रस्ताव ना सिर्फ आज के लिए बल्कि भविष्य की खेती को बचाने के लिए भी है। हम जानते हैं कि चाहे पंजाब और हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की भी अगर हम बात करें, ये एक बहुत बड़ी भविष्य के अंदर जया चुनौती पैदा होने वाली है, क्योंकि पानी का स्तर लगातार नीचे गिरता जा रहा है। 200 से 250 फीट पानी नीचे जा चुका है। और हम जानते हैं कि धान और गेहूं और गन्ने को सबसे ज्यादा पानी चाहिए। आप जानते हैं कि एक किलो गेहूं को उगाने के लिए 100 लीटर से ज्यादा पानी की आवश्यकता होती है। तो ऐसे में इन किसान संगठनों को यह बात समझने की जरूरत है कि सरकार आपके लिए जो प्रस्ताव लेकर आई है वो सिर्फ आज के लिए नहीं, वो भविष्य के लिए भी वरदान साबित होगा। लेकिन ये बात समझने वाली है कि किसान अपनी बातों पर आखिर क्यों अड़े हुए हैं, अपनी जिदों पर क्यों अड़े हुए हैं। एमएसपी किसानों की समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता, ये हम नहीं कह रहे, ये कृषि वैज्ञानिक इस बात को कहते हैं, कृषि एक्सपर्ट इस बात को कहते हैं, और कई रिपोर्ट्स इस मामले में सामने आ चुकी हैं कि देश का सिर्फ 6% किसान है, 6% किसान जिसकी एमएसपी पर खरीद होती है। आज ओपन मार्केट जो है वो खुले हुए हैं, किसान को आज एमएसपी से ज्यादा खुले बाजार में भाव मिलता है। ऐसे में जो सरकार ने निश्चित तौर पर एक बार फिर से बातचीत का प्रस्ताव रखा है और आमंत्रित किया है, इसमें किसान अगर शामिल होते हैं तो निश्चित तौर पर उनकी कई समस्याओं का समाधान इसमें निकलेगा। जया, बिल्कुल अनुज, यहाँ पर दिल्ली कूच करेंगे, दिल्ली आएंगे, बातचीत करेंगे, हम शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं, हमें बात करनी जाए, हमें दिल्ली आने दिया जाए। लेकिन जिस तरह से इतनी बड़ी बड़ी मशीनें लेकर यहाँ पर आ रहे हैं और इतनी बड़ी बड़ी तादाद में जेसीबीज के साथ यहाँ पर आ रहे हैं, तो इस तरह से किस तरह से यहाँ पर बातचीत होगी? निशांत राय इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो वहां पर बॉर्डर पर मौजूद हैं। निशांत, क्या कुछ स्थिति है इस वक्त यहाँ पर?
देखिए, मैं इस समय मौजूद हूँ सिंघू बॉर्डर पर। सिंघू बॉर्डर की अगर बात की जाए तो 7 लेयर में सुरक्षा व्यवस्था की गई है, क्योंकि जिस तरीके से जो पिछला अनुभव रहा है सरकार का राजधानी दिल्ली में किसानों के साथ, वो अच्छा नहीं रहा है, जिसके चलते एक तरीके की तैयारी की गई है किसी भी तरीके के हिंसक प्रदर्शन को रोकने के लिए। हालांकि अभी किसान शंभू बॉर्डर पर मौजूद हैं और सरकार लगातार उनसे बातचीत करने का प्रयास कर रही है। और सरकार का जो हमारे सहयोगी भी बता रहे थे कि सरकार का कहना है कि बातचीत के माध्यम से रास्ते निकाले जा सकते हैं, लेकिन किसान संगठन जो है वो उग्र प्रदर्शन की तैयारी करते हुए दिख रहे हैं। जैसा कि आपने भी बताया कि बड़ी बड़ी मशीनें बॉर्डर्स पर बुला ली गई हैं और एक तरीके से जो बैरिकेटिंग है उसको तोड़ने की तमाम कोशिशें जो है वो भी बीच बीच में की जा रही है। शंभू बॉर्डर की जहां तक स्थिति की बात की जाए तो ऐसे में सिंघू बॉर्डर पर 7 लेयर की सुरक्षा की गई है। रैपिड एक्शन फोर्स के जवान तैनात किए गए हैं, दिल्ली पुलिस के जवान तैनात किए गए हैं। कुछ इसी तरीके से दिल्ली का जो दूसरा बॉर्डर है टीकरी बॉर्डर, वहां पर भी ये स्थिति की गई है। वहां पर 8 लेयर की सुरक्षा व्यवस्था की गई है ताकि कोई भी हिंसक प्रदर्शन जो है वो राजधानी में ना हो पाए, राजधानी के जनजीवन अस्त व्यस्त ना हो पाए। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि किसान आंदोलन के चलते आम लोगों को काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है, खासकर उन लोगों को जो कि हैंड टू माउथ है, वो अपने काम पर नहीं जा पा रहे हैं। और बॉर्डर्स पर एक बड़ी संख्या में ऐसे लोग रहते हैं जो कि दिहाड़ी पर अपना रोजगार करते हैं या फिर कोई काम करने जाते हैं। और दोनों ही तरफ अगर टीकरी की बात करें चाहे सिंघू बॉर्डर की बात करें, तमाम औद्योगिक क्षेत्र है यहाँ पर और यहाँ पर लोग बेहद परेशान नजर आ रहे हैं। हमने कई सारे लोगों से बात की तो उनका कहना था कि उनको अपने जो काम करने वाली जगह वहां तक पहुंचने में जो आधा घंटा लगता था 3 से 4 घंटे लग रहे हैं। और ऐसी स्थिति किसान आंदोलन के चलते लगभग 1 हफ्ते से ज्यादा हो गई है, जिससे कि लोग बेहद परेशान नजर आ रहे हैं। और लोगों का कहना है कि हर बार कुछ इस तरीके की होती है और जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं वो भी परेशान है, क्योंकि जो उनका रोजगार था चाहे वो दुकान के माध्यम से हो चाहे किराए के माध्यम से हो, तमाम लोग अब धीरे धीरे यहाँ से जाने लगे हैं। पेट्रोल पंप जो बॉर्डर के इलाकों में है वो पूरी तरीके से बंद है। और बात की जाए तो सबसे ज्यादा दिक्कत हैंड टू माउथ वाले लोगों को है, जो डेली कमाते हैं, डेली खाते हैं। और पिछली बार भी आंदोलन के चलते उन लोगों को सब कुछ छोड़कर अपने गांव अपने घर रवाना होना पड़ा था। किराए के यहाँ पर एक कमरे में 7-7 लोग रहते हैं ताकि अपने परिवार का किसी तरीके से भरण पोषण कर सके। लेकिन इस आंदोलन ने पहले भी उनको नुकसान पहुंचाया था और एक बार फिर लोगों को नुकसान, आम लोगों को नुकसान पहुंचा रहा है। और दूसरी तरफ अगर दिल्ली पुलिस की बात करें तो पूरी तरीके से मुस्तैद है कि राजधानी में कोई भी हिंसा नहीं हो पाए। बिल्कुल। और यहाँ पर चंडीगढ़ का रुख करेंगे। आकांक्षा इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। आकांक्षा, अगर आपको मेरी आवाज मिल पा रही है, यहाँ पे सरकार ने एक बार फिर बातचीत के लिए आमंत्रित किया है किसान संगठनों को। क्या कुछ प्रतिक्रिया और उनकी तरफ से यहाँ पर सामने आ रही है? सरकार ने कहा है कि वो हर उनके मुद्दे पर, शर्त पर बातचीत करने के लिए तैयार है। जय, जब चौथी वार्ता हुई थी चंडीगढ़ में तो उसके बाद 9 बजे जो है किसान संगठनों ने 19 तारीख को ऐलान कर दिया था कि वो आज के दिन सुबह 11 बजे जो है दिल्ली कूच दोबारा से करेंगे। और उसी को देखते हुए बहुत तादाद में जो है किसान शंभू बॉर्डर के ऊपर इकट्ठा हो गए थे। पर कहीं ना कहीं क्योंकि वो अप्रोच कर रहे थे बॉर्डर को और उधर से हरियाणा साइड ने जो है आंसू गैस भी छोड़ी, इस वजह से उसके बाद जब ये खबर आई कि दोबारा से वार्ता होगी, 5वां दौर जो वार्ता का है जो बुलाया गया है मंत्री द्वारा, तो उसके बाद से जो देखा जा रहा है कि किसान नेताओं ने यहाँ पे अपील करी है लाउड स्पीकर पे लोगों से कि कोई भी आगे ना बढ़े और अगर बढ़ना भी होगा तो वो किसान नेता ही जाकर बातचीत करेंगे और कोई भी जो मसला होगा वो आराम से निकालेंगे। पर इस वक्त जया देखा जाए तो इतनी तादाद में लोग इकट्ठा हो चुके हैं, यहाँ पे इतनी सारी जेसीबी मशीन्स हैं। मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं ये देखने में आ रहा है कि ये लोग भी, इनके नियंत्रण से भी जो भीड़ है वो निकलती जा रही है। बिल्कुल आकांक्षा, यहाँ पर दिल्ली जाना है तो वो शांतिपूर्ण प्रदर्शन की बात पहले किसान के जो नेता थे, संगठन नेता, वो कर रहे थे। आप दिल्ली जाना चाहते हैं शांति से, बसों में, और आपके जो प्रतिनिधि हैं वो जाएं। इतनी बड़ी जेसीबी मशीन्स लेकर, हाथ में लाठियां लेकर, इतनी बड़ी भीड़ लेकर क्या दिल्ली कूच किया जाता है? जया, अगर आपको मैं बताऊं तो कल पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में भी याचिका दर्ज हुई थी
जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर आपने दिल्ली जाना है, आपका राइट बनता है कि आप जाके दिल्ली में और अपनी बात आगे रख सकते हैं, पर आप ट्रैक्टर ट्रॉलियां लेके नहीं जा सकते। मोटर व्हीकल एक्ट के खिलाफ है, क्योंकि जो और लोग, आम जनता जो सड़क पे चल रही है, उनके लिए ये एक बहुत बड़ा खतरा है। उसके अलावा अगर आप जाना चाहते हैं, आप रेल से जा सकते हैं, आप बस से जा सकते हैं। पर जया, सबसे बड़ी बात यह है कि 4 बार केंद्रीय नेता जो हैं यहाँ आकर उनसे बात करना चाह रहे हैं, उनसे बात कर चुके हैं। ये 5वीं बार होगी कि वो किसानों से बात कर रहे हैं। 4 बारी 3 मंत्री, केंद्रीय मंत्री आकर चंडीगढ़ में, जहां पे उनको ज्यादा ट्रैवल भी नहीं करना पड़ता, आके बहुत घंटों उन्होंने इसके ऊपर वार्ता करी है। तो कहीं से भी सरकार का रुख अगर देखा जाए तो आज भी वो कह रहे हैं कि बातचीत से इस मसले को खत्म किया जाए। और अभी भी जब मैं वहां शंभू बॉर्डर पे थी तो किसान नेताओं ने भी यही आह्वान किया अपने लोगों से और फार्मर्स से कि ये आप आगे ना बढ़े, पहले हम बातचीत करेंगे, हम इकट्ठे हुए हैं, हमने शांतिपूर्वक तरीके से इन सब चीजों को आगे बढ़ाना है। तो ये अपील उधर से भी हो रही है। और आज शाम को वार्ता की किस तरीके से क्या निष्कर्ष निकलेगा, ये देखना होगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ पर लगातार वार्ता हो रही है, लगातार सरकार बातचीत करने की बात कर रही है। आपको बता दें कि अंबाला पुलिस ने भी एक प्रेस नोट जारी किया है और जानकारी दी है कि दिल्ली कूच करने के लिए लगभग 1200 ट्रैक्टर और ट्रॉलियों के साथ लगभग 10,000 किसान शंभू बॉर्डर में मौजूद हैं। पुलिस की ओर से बताया गया है कि किसानों की भीड़ ने पुलिस बैरिकेड्स पर हमला करने के लिए पोकलेन मशीनों और जेसीबी की भी व्यवस्था की है। हालांकि पुलिस ने प्रदर्शनकारी किसानों को सलाह दी है कि वे भीड़ को नियंत्रित रखें और बैरिकेड्स के पास ना जाएं। एहतियातन पुलिस ने अंबाला जिले में धारा 144 भी लागू की है। किसानों द्वारा शांतिपूर्वक प्रदर्शन करते हुए भारी मशीनें जैसे जेसीबी, पोकलेन, हाइड्रा इत्यादि का इस्तेमाल न करने की घोषणा का स्वागत करती है। हरियाणा पुलिस प्रदर्शनकारियों से यह भी अपील करती है कि वे शांति बनाए रखें, कानून व्यवस्था अपने हाथ में ना लें और धारा 144 का उल्लंघन ना करें। माननीय हरियाणा और पंजाब उच्च न्यायालय के आदेश अनुसार राष्ट्रीय राजमार्गों पर ट्रैक्टर और ट्रॉलियों को यातायात के साधन के रूप में प्रयोग करना मोटर वाहन अधिनियम का उल्लंघन है। इसीलिए आपसे अपील की जाती है कि ट्रैक्टर और ट्रॉलियों को राष्ट्रीय राजमार्गों पर लेकर ना आएं। यदि आप अपनी मांगे रखना चाहते हैं तो शांतिपूर्वक ज्ञापन दे सकते हैं। तो यहाँ पर लगातार अपील की जा रही है। ओपी यादव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ओपी, यहाँ पर हजारों की संख्या में भीड़ मौजूद है किसानों की, 1200 से ज्यादा ट्रैक्टर्स हैं। सिर्फ पुलिस के साथ झड़पें नहीं हो रही हैं, आम जनता जो वहां पर लंबे घंटों जाम में फंसी हुई हैं, उनके साथ भी किसानों की झड़पों की, उनकी बातचीत की, आर्ग्यूमेंट्स की वीडियो यहां पर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। किस तरह से आम जनता बेहद परेशान है, बेहाल है। क्या कुछ कहना है यहाँ पर, क्या कुछ प्रतिक्रिया निकल कर आ रही है? आपको दिल्ली कूच करना है तो आप आइए, बसों से, ट्रेन से, संख्या लेकर आइए, थोड़े से लोग आइए, बातचीत कीजिए। ये हजारों की भीड़ लेकर दिल्ली आके क्या साबित करना चाह रहे हैं? क्या कुछ आपको जानकारी मिल पा रही है इस वक्त? सरकार ने दोबारा यहाँ पर बातचीत के लिए कहा है किसानों से। जी, ये जो किसानों का जो आंदोलन है ये एक तरह से राजनीतिक मोटिवेटेड लगता है, क्योंकि जब भी हमारी जिन लोगों से मुख्य लोगों से बात हुई, जो रास्ते पे आने जाने वाले लोग हैं, उनको इनसे खासा परेशानी हो रही है। इस रूट पे ये दिल्ली चंडीगढ़ और अंबाला अमृतसर का जो रूट है काफी व्यस्त रूट है और यहाँ पर बहुत सारे लोग अमृतसर जाते हैं गुरुद्वारे के दर्शन करने के लिए। इसके अलावा जिनको मनाली जाना है, जिनको चंडीगढ़ जाना है, जिनको शिमला जाना है, बहुत सारे रूट चंडीगढ़ वाले इसी रास्ते से जाते हैं। तो यहाँ पर लोगों को जितनी परेशानी हो रही है उससे ज्यादा जो आमजन है, जो यहाँ इसी डेली नित्यकर्म करने के लिए अपने खेतों में किसान जाते हैं, या पढ़ने वाले, बिजनेस करने वाले जो आमजन है, उनको यहाँ बहुत परेशानी हो रही है। और ये जो किसानों का जो आंदोलन है, इसमें बहुत सारे किसान ऐसे भी हैं जो सरकार की जो मांगे है उनको सही ठहरा रहे हैं और सरकार की तरफ से जो समझौता है उस पर भी उनका रुख सकारात्मक। लेकिन इसमें जो कुछ सक्रिय नेता है, जो तकरीबन 50 छोटे मोटे संगठनों के लोग इसमें जुड़े हुए हैं, जिनमें 20 से कम जो ऐसे संगठन है जो बहुत ही ज्यादा हाई क्लास अपने आप को मानते हैं और जो किसानों की खेती करने के बजाय किसानों के लीडर के रूप में अपने आप को प्रोजेक्ट करने के लिए लगे हुए हैं। और यही वजह कि ये जो बड़े बड़े जो नेता है वही इसको वार्ता को टेबल पर नहीं आने देते। उनके पास बहुत पैसा और अन्य तरह की संसाधन भी ज्यादा है और इनके परिजन जो कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं वहां से भी इनको लगातार मदद और कई तरह के ऐसे संदेश आते रहते हैं जिससे भ्रामक काम करने में उग्र होते रहते हैं। लेकिन जो बहुत सारे सामान्य जो किसान है, जिनको बरगला कर
आंदोलन की राह पर लाया गया है। उनसे जब हमारी बात हुई तो उनका साफ तौर पर कहना कि हमें अपनी जो जायज मांगे उनके लिए हम सरकार के साथ वार्ता करने को तैयार हैं, और जो सरकार ने जिस तरह से लचीला रुख। बिल्कुल, हमें तस्वीरों में यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह से जो हजारों की तादाद में भीड़ इस वक्त किसानों की जुटी हुई है तमाम बॉर्डर्स पर। ये तस्वीरें देखकर क्या ये आकलन लगाया जा सकता है कि ये बातचीत करना चाहते हैं, किसानों की समस्या को सुलझाना चाहते हैं, लड़ना चाहते हैं, बहकावा करना चाहते हैं, बहका रहे हैं, अफवाहों पे नजर आ रहे हैं। आकांक्षा हमारे साथ जुड़ी हुई है। चंडीगढ़ में अगर हम बात करें, पंजाब का बड़ी संख्या में जो यहाँ पर किसान हैं वो पंजाब से यहाँ पर आके जुटे हुए हैं। क्या कुछ आपकी वहां पर बातचीत हो रही है? जो एक आम आदमी है, जो एक आम किसान है, जो खेती करता है, अपना पेट भरता है, जो तमाम योजनाएं यहाँ पर सरकार की ओर से चालू की गई हैं, उनके खाते में सीधा उनकी सब्सिडी का पैसा पहुंच रहा है, क्या वो आम किसान आज इस आंदोलन में शामिल है? देखिए जया, ये तो कहना बहुत मुश्किल है कि कौन किसान है या नहीं है, पर हाँ ज्यादातर लोग जो हैं वो पंजाब के हैं, और ये जो कुछ संगठन बन चुके हैं ये उनको एक तरीके से साथ लेके चलते हैं। और क्योंकि वो संगठन इकट्ठे आ रहे हैं तो इंडिविजुअल फार्मर्स जो हैं वो बाहर निकलकर नहीं बताते हैं। पर मैं अगर आपको बताना चाहूँ तो हमने बहुत सारे किसानों से बात करी, हरियाणा के किसानों से बात करी जो कि बहुत खुश हैं, जो नई नीतियां आई हैं उनसे काफी खुश हैं। और जहां तक रही मांगों की बात, तो जो भी मांगे उन्होंने रखी हैं अभी तक, उनके ऊपर विचार हमेशा किया गया है। ऐसा कभी भी नहीं हुआ जया कि सरकार नहीं चाहती है कि किसी भी विचार विमर्श के साथ जो है बात को सुलझाया जा सके। पर कहीं ना कहीं देखने में ये आ रहा है कि इतनी तादाद में इकट्ठे होकर एक प्रेशर जो है वो माउंट किया जा रहा है सरकार के ऊपर। और 13 तारीख को भी इस तरीके का दिल्ली चलो का जो एक आह्वान किया गया था उसको किसी तरीके से रोका गया। फिर वो बार बार जो आह्वान हो रहे हैं और बार बार वार्ता हो रही है, पर कहीं ना कहीं जो किसान संगठन है वो ये इस बात को ज्यादा तूल दे रही है कि उनको दिल्ली चलो करना है, उनको कूच करना है, उन्होंने दिल्ली जाके अपनी बात रखनी है। पर जो वो दिल्ली जाकर करना चाहते हैं, कहीं ना कहीं वही चीजें जो सरकार है वो उनके पास आके करना चाह रही है। बिल्कुल, यहाँ पर केंद्र ने 5वें दौर की बातचीत के लिए आमंत्रित किया है किसानों को। अभी तक उनकी कोई भी प्रतिक्रिया यहाँ पर सामने नहीं आई है। देखते हैं क्या कुछ रुख आगे निकलता है। और यहाँ पर खबरों में आगे बढ़े इस वक्त और खबरों में यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और इस वक्त की ताजा खबर पर नजर डालते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से गुजरात और उत्तर प्रदेश की 2 दिन की यात्रा पर रहेंगे। पीएम मोदी कल सुबह अहमदाबाद में गुजरात सहकारी दुग्ध विपणन संघ के इस वक्त यहां पर हैदराबाद हाउस से सी तस्वीरें सामने आ रही हैं। ग्रीस और भारत के बीच द्विपक्षीय वार्ता हुई है। ज्वाइंट प्रेस स्टेटमेंट्स की तस्वीरें इस वक्त हम यहां देख सकते हैं हैदराबाद हाउस से। तो भारत दौरे पर हैं ग्रीस के प्रधानमंत्री और आज भारत और ग्रीस के बीच द्विपक्षीय वार्ता हो रही है और क्या कुछ निकल कर आता है उस देखने वाली बात होगी। भारत और ग्रीस के जो संबंध हैं इस वक्त एक नई रणनीतिक संदर्भ को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। ऐतिहासिक संबंध रहे हैं। करीब 15 वर्षों के बाद ग्रीस के किसी भी प्रधानमंत्री ने भारत का दौरा किया है और तमाम अहम मुद्दे हैं जिन पर दोनों देशों के बीच सकारात्मक बातचीत हुई है और जो पारंपरिक मुद्दों के साथ साथ कई नए क्षेत्रों को भी तलाशने की यहाँ कोशिश है दोनों देशों के बीच जो रिश्ते हैं उनको बढ़ाने के लिए। भारत और ग्रीस द्विपक्षीय रूप से अपने संबंधों को बेहद महत्वपूर्ण रूप से आगे बढ़ा रहा है। रायसीना डायलॉग के मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करने जाएंगे ग्रीक के प्रधानमंत्री।
तो दोनों देशों के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता भी हुई। एक विशेष प्रतिनिधि मंडल यानी कि डेलीगेशन आया है ग्रीस से भारत। 15 वर्षों के बाद ग्रीस से भारत की पहली द्विपक्षीय यानी कि राष्ट्राध्यक्ष सरकारी स्तर पर यह यात्रा हो रही है। भारत और ग्रीस द्विपक्षीय संबंधों को एक नए रणनीतिक संदर्भ में यहां पर ले जा रहा है। खासकर हिंद महासागर से भूमध्य सागर तक समुद्री क्षेत्र की अगर हम बात करें तो बेहद महत्वपूर्ण ये क्षेत्र है जिसपे दोनों देश बेहद सकारात्मक बातचीत लेकर आगे बढ़ रहे हैं। भारत और ग्रीस IMEC कॉरिडोर के लिए प्रवेश और निकास का बिंदु है, जो कि एक रणनीतिक धुरी के रूप में बेहद महत्वपूर्ण है भारत के लिए। और ग्रीस के प्रधानमंत्री के साथ एक वरिष्ठ अधिकारी और एक उच्च स्तरीय व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल भी आया है। और इस पर और जानकारी हम देंगे, लेकिन रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। हो गया इंतजाम। किसका? गुड्डी की फीस का। दिखा। 20,000 का लोन तुरंत। पता है कौन दे रहा है, ब्याज कितना है? लोन विनियमित संस्थानों से ही लें और कर्ज उतना जितनी जरूरत, वो भी जांच कर। हो गया इंतजाम। पगार एडवांस में भेजिए। RBI कहता है, सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव। मोदी सरकार की गारंटी, किसानों को हर साल ₹6,000। 11 करोड़ 80 लाख किसानों को अब तक 2,60,000 करोड़ रुपए की सहायता। हमारा संकल्प विकसित भारत। हेलो शीला दिस साइड। आपकी कंपनी से फोन लिया था, ये ऑन नहीं हो रहा। गलती से मिस्टेक। आप एक काम कीजिए, अपना अकाउंट नंबर भेजिए, पैसा आपके अकाउंट में रिफंड हो जाएगा। अभी भेजता हूँ सिस्टर। भाई साहब, UPI कहता है किसी भी कंपनी से संपर्क करना हो तो उनके आधिकारिक वेबसाइट पे जाइए और करिए। अपने पैसों का ख्याल खुद रखिए, इनका मैं रखता हूँ। लाओ फोन रख, वरना आंखें निकाल कर। आप भी ये जानकारी शेयर करें और अपने आस पास के भोले को बचाएं। ब्रेक के बाद स्वागत है, आप देख रहे हैं मिड डे प्राइम और आइए अब बात कर लेते हैं इस वक्त की ताजा खबर की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से गुजरात और उत्तर प्रदेश की 2 दिन की यात्रा पर रहेंगे। पीएम मोदी कल सुबह अहमदाबाद में गुजरात सहकारी दुग्ध विपणन संघ के स्वर्ण जयंती समारोह में शामिल होंगे। वे दोपहर बाद महसाणा जाएंगे और वलीनाथ महादेव मंदिर में दर्शन और पूजा करेंगे। प्रधानमंत्री महसाणा के तरब में जनसभा में 8,350 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री शाम को नवसारी जाएंगे। वे लगभग 17,500 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। इसके बाद पीएम मोदी काखरा पार परमाणु बिजली घर भी जाएंगे और आधुनिक भारी जल के 2 नए रिएक्टर राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री शुक्रवार को वाराणसी के काशी हिंदू विश्वविद्यालय के स्वतंत्रता सभागार में संसद संस्कृत प्रतियोगिता के विजेताओं को पुरस्कार वितरण के कार्यक्रम में शामिल करेंगे। वो शामिल होंगे और वे संत गुरु रविदास जन्मस्थली में पूजा और दर्शन करेंगे। पीएम मोदी संत गुरु रविदास की 647वीं जयंती पर आयोजित सार्वजनिक समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री दोपहर बाद वाराणसी में सार्वजनिक समारोह में 13,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी का कल से 2 राज्यों का दौरा और गुजरात के नवसारी का वो दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री दौरे को लेकर नवसारी के लोगों में काफी उत्साह है। लोगों का मानना है कि अभी तक कोई प्रधानमंत्री मोदी जी जैसा नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री महिला, किसान, युवा और आम आदमी की चिंता करते हैं और उनके लिए लगातार काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री श्री जो नवसारी में लोकार्पण के लिए आ रहे हैं पीएम मित्रा टेक्सटाइल पार्क, तो ये जो पीएम मित्रा टेक्सटाइल पार्क के लिए आ रहे हैं तो लोगों में काफी उत्साह है
और मोदी जी को देखने के लिए सभी लोग इंतजार कर रहे हैं। आप देख सकते हो कि वहाँ जो भीड़ जुटने वाली है, तो उसी से हम अंदाजा भी लगा सकेंगे कि नवसारी के जो लोग हैं वो प्रधानमंत्री के बारे में क्या सोचते हैं। और एक बहुत ही अच्छा भावना है क्योंकि करीबन 2 साल के बाद मोदी जी नवसारी पधार रहे हैं। तो बाहर जॉब के लिए जाना पड़ रहा है और जॉब के लिए जाना नहीं पड़ेगा, और हमारे ही नवसारी डिस्ट्रिक्ट में इतना अच्छा काम जो आ रहा है उससे लोगों को रोजगारी मिलेगी और बहुत खुशी का माहौल है। मोदी सरकार ने, मोदी जी ने जो काम किए हैं वो पिछले 70 साल में नहीं हुए हैं। सबसे पहले अगर काम की बात करूं तो 500 साल पुराना रामलला जी का जो मंदिर, जो हिंदू आस्था का प्रतीक था, वो तैयार हो गया है। आज तक मोदी जी ने जो महिलाओं के काम किया, इतना काम तो किसी भी प्रधानमंत्री ने कभी आज तक किया ही नहीं है। जैसे महिलाओं को, मुस्लिम महिलाओं में देखे तो 3 तलाक का जो प्रश्न हल किया, उसमें से कितने महिलाओं का घर टूटने से बच गया। फिर प्रधानमंत्री ने जो चूल्हे पे बहनों खाना बनाती थी, उनको गैस लाइन उज्ज्वला योजना जो उनके लिए लाए, उनसे भी उनको बहुत राहत हुई। किसानों के लिए पीएम किसान सम्मान निधि के रूप में हर साल 6,000 रुपये सीधा किसानों के खाते में वो देते हैं। अगर ऋण की बात की जाए तो आज किसानों को सस्ते दामों पर सरकारी नेशनलाइज बैंकों से ऋण भी उपलब्धता मिलती है। उसके लिए किसान क्रेडिट कार्ड का भी उन्होंने योग्य प्रावधान किया हुआ है। अगर हमारे जिले की बात की जाए तो जो गन्ना किसान है उनके लिए भी मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया हो। और अब बात संदेश खाली हिंसा की। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की टीम 22 फरवरी को संदेश खाली का दौरा करेगी। आयोग के उपाध्यक्ष और एनसीएसटी के टीम घटनास्थल पर जाएगी। संदेश खाली में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के नेताओं द्वारा स्थानीय लोगों पर कथित अत्याचार किए जाने को लेकर विरोध प्रदर्शन जारी है। विरोध प्रदर्शन में बड़ी संख्या में महिलाएं सड़कों पर उतरकर टीएमसी नेता शाहजहां शेख और उनके समर्थकों की गिरफ्तारी की मांग कर रही हैं। शाहजहां और उनके सहयोगियों के खिलाफ जमीन पर जबरन कब्जा करने और महिलाओं का यौन उत्पीड़न करने जैसे आरोप हैं। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि बंगाल की घटना शर्मनाक है। एक महिला मुख्यमंत्री अपनी पॉलिटिकल साख बचाने के लिए महिलाओं की इज्जत को दांव पर लगा रही है। एक महिला मुख्यमंत्री अपनी साख, पॉलिटिकल साख बचाने के लिए महिलाओं की इज्जत को दांव पर लगा रही है। क्यों? उनका जमीर कहां मर गया है? संदेश खाली का विषय बहुत गंभीर हो रहा है। माननीय कलकत्ता हाईकोर्ट ने क्या टिप्पणी की है आपके सामने में। हाउ कैन वन मैन शाहजहां शेख कैन टेक द एंटायर स्टेट टू रैंसम? ये आपने सुना है। उसको गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा रहा है? और ये भी टिप्पणी है कि उसके यहाँ पुलिस ईडी रेड करने गई थी, उसी के बाद ये समस्या शुरू हुई। लेकिन उसके बाद जो सारी जानकारी सामने आ रही है, ये किसी भी सभ्य समाज के लिए शर्मनाक ही नहीं, निकृष्टता की पराकाष्ठा है। और आइए नजर डालते हैं कुछ अन्य राष्ट्रीय खबरों पर। रेडियो की दशकों तक पहचान रही अमीन सयानी का आज निधन हो गया। उन्हें मशहूर रेडियो प्रोग्राम गीतमाला के लिए जाना जाता था। उन्होंने 91 साल की उम्र में अंतिम सांस ली। उनके बेटे राजल सयानी ने बताया कि उन्हें हार्ट अटैक आया था। उसके बाद उन्हें HN रिलायंस अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। 21 दिसंबर 1932 को मुंबई में जन्मे अमीन सयानी की आवाज़ रेडियो पर एक पहचान बन चुकी थी। उनके कार्यक्रम की शुरुआत में श्रोताओं को बहनों और भाइयों कहकर संबोधित करना और तमाम किस्से सुनाना लोगों को रेडियो से बांधे रखता था। अमीन सयानी की खनकती आवाज लंबे समय तक रेडियो की आवाज के रूप में बनी रही। तो अमीन सयानी अब हमारे बीच नहीं रहे और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अमीन सयानी के निधन पर संवेदना व्यक्त की। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के पर पोस्ट कर कहा कि श्री अमीन सयानी जी के निधन से भारत और अनेक देशों में रेडियो श्रोताओं के लिए एक युग का अंत हो गया है। उन्होंने रेडियो कार्यक्रमों को प्रस्तुत करने की अपनी सहज शैली, प्रभावशाली आवाज और अनूठे प्रवाह से लोगों के हृदय में अपना विशेष स्थान बनाया था।
उन्होंने सुगम संगीत और सिनेमा की लोकप्रियता में विशेष योगदान दिया था और मैं उनके चाहने वाले अनगिनत रेडियो श्रोताओं और श्री अमीन सयानी जी के परिवार के लोगों के प्रति अपनी शोक संवेदनाएं व्यक्त करती हूं। प्रधानमंत्री मोदी ने भी शोक जताते हुए एक्स पर अपना संदेश लिखा। उन्होंने लिखा, Shri Amin Sayani ji's golden voice on the airwaves had a charm and warmth that endeared him to people across generations. Through his work, he played an important role in revolutionizing Indian broadcasting and nurtured a very special bond with his listeners. Saddened by his passing away, condolences to his family, admirers and all radio lovers. May his soul rest in peace. कई पीढ़ियों तक लोग उनके कदरदान रहे, श्री अमीन सयानी की आवाज़ के चाहने वाले रहे और अपने लिसनर्स के साथ, अपने श्रोताओं के साथ एक अलग ही रिश्ता था अमीन सयानी का। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भी अमीन सयानी जी के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए एक्स पर लिखा, अपनी मखमली आवाज़ और प्रस्तुति की विशिष्ट शैली से अमीन सयानी जी श्रोताओं के लिए रेडियो के पर्याय बन चुके थे। उनके शब्दों और वाणी का प्रभाव किसी भी दृश्य को जीवंत कर देता था। उनका निधन कला जगत में एक युग का अंत है। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। परिजनों के प्रति संवेदनाएं। देश के प्रख्यात न्यायविद और सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील फली एस नरीमन का नई दिल्ली में निधन हो गया। वे 95 साल के थे। फली एस नरीमन ने नवंबर 1950 में बॉम्बे हाई कोर्ट के वकील के रूप में शुरुआत की थी और वर्ष 1961 में उन्हें वरिष्ठ वकील नामित किया गया था। उन्होंने 70 से ज्यादा वर्षों तक वकालत की। Good afternoon, Namaste, Your Excellency, Mr. Kyriakos Mitsotakis, Prime Minister of the Hellenic Republic, Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji, Honorable Ministers and members of both delegations, distinguished guests and friends from the media. We will now have the press statements. May I request Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji to give his remarks to the media. Your Excellency, प्रधानमंत्री मित्सोताकिस, दोनों देशों के डेलीगेट्स, मीडिया के साथियों, नमस्कार। प्रधानमंत्री मित्सोताकिस और उनके डेलीगेशन का भारत में स्वागत करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। पिछले वर्ष मेरी ग्रीस यात्रा के बाद उनकी यह भारत यात्रा दोनों देशों के बीच मजबूत होती स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप का संकेत है और 16 वर्षों के बाद, इतना बड़ा अंतराल के बाद ग्रीस के प्रधानमंत्री का भारत आना अपने आप में एक ऐतिहासिक अवसर है। फ्रेंड्स, हमारी आज की चर्चाएं बहुत ही सार्थक और उपयोगी रही। यह प्रसन्नता का विषय है कि हम 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को 2 गुना करने के लक्ष्य की ओर तेजी से अग्रसर है। हमने अपने सहयोग को नई ऊर्जा और दिशा देने के लिए कई नए अवसरों की पहचान की। कृषि के क्षेत्र में दोनों देशों के बीच करीबी सहयोग की संभावनाएं अनेक हैं और मुझे खुशी है कि पिछले वर्ष इस क्षेत्र में किए गए समझौते के कार्यान्वयन के लिए दोनों पक्ष कदम उठा रहे हैं। हमने फार्मा, मेडिकल डिवाइसेस, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, स्किल डेवलपमेंट और स्पेस जैसे कई क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया। हमने दोनों देशों के स्टार्टअप्स को भी आपस में जोड़ने पर चर्चा की। शिपिंग और कनेक्टिविटी दोनों देशों के लिए
उच्च प्राथमिकता के विषय हैं। हमने इन क्षेत्रों में भी सहयोग को बढ़ाने पर विचार विमर्श किया। फ्रेंड्स, डिफेंस और सिक्योरिटी में बढ़ता सहयोग हमारे गहरे आपसी विश्वास को दर्शाता है। इस क्षेत्र में वर्किंग ग्रुप के गठन से हम डिफेंस, साइबर सिक्योरिटी, काउंटर टेररिज्म, मैरीटाइम सिक्योरिटी जैसी साझा चुनौतियों पर आपसी समन्वय बढ़ा सकेंगे। भारत में डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में को प्रोडक्शन और को डेवलपमेंट के नए अवसर बन रहे हैं, जो दोनों देशों के लिए लाभदायक हो सकते हैं। हमने दोनों देशों के रक्षा उद्योगों को आपस में जोड़ने पर सहमति जताई है। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत और ग्रीस की चिंताएं और प्राथमिकताएं समान है। हमने इस क्षेत्र में अपने सहयोग को और अधिक मजबूत करने पर विस्तार पूर्वक चर्चा की। फ्रेंड, दो प्राचीन और महान सभ्यताओं के रूप में भारत और ग्रीस के बीच गहरे सांस्कृतिक और पीपल टू पीपल संबंधों का लंबा इतिहास है। लगभग 2500 वर्षों से दोनों देशों के लोग व्यापारिक और सांस्कृतिक संबंधों के साथ साथ विचारों का भी आदान प्रदान करते हैं। आज हमने इन संबंधों एक आधुनिक स्वरूप देने के लिए कई नए इनिशिएटिव्स की पहचान की। हमने दोनों देशों के बीच माइग्रेशन एंड मोबिलिटी पार्टनरशिप एग्रीमेंट को जल्द से जल्द संपन्न करने पर चर्चा की। इससे हमारे पीपल टू पीपल संबंध और सुदृढ़ होंगे। हमने दोनों देशों के उच्च शिक्षा संस्थानों के बीच सहयोग को बढ़ावा देने पर भी बल दिया। अगले वर्ष भारत और ग्रीस के डिप्लोमेटिक संबंधों की 75वीं वर्षगांठ मनाने के लिए हमने एक एक्शन प्लान बनाने का निर्णय लिया। इससे हम दोनों देशों की साझा धरोहर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, स्पोर्ट्स और अन्य क्षेत्रों में उपलब्धियों को वैश्विक मंच पर दर्शा सकेंगे। फ्रेंड्स, आज की बैठक में हमने कई क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी चर्चा की। हम सहमत हैं कि सभी विवादों और तनावों का समाधान डायलॉग और डिप्लोमेसी के माध्यम से ही किया जाना चाहिए। हम इंडो पैसिफिक में ग्रीस की सक्रिय भागीदारी और सकारात्मक भूमिका का स्वागत करते हैं। यह खुशी का विषय है कि ग्रीस ने इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव से जुड़ने का निर्णय लिया है। पूर्वी मेडिटरेनियन क्षेत्र में भी सहयोग के लिए सहमति बनी है। भारत की G20 अध्यक्षता के दौरान लॉन्च किया गया आईमेक कॉरिडोर लंबे समय तक मानवता के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देगा। इस पहल में ग्रीस भी एक अहम भागीदार बन सकता है। हम यूएन तथा अन्य वैश्विक संस्थानों के रिफॉर्म के लिए सहमत हैं ताकि इन्हें समकालीन बनाया जा सके। भारत और ग्रीस वैश्विक शांति और स्थिरता में योगदान देने के लिए अपने प्रयास जारी रखेंगे। एक्सेलेंसी, आज शाम आप रायसीना डायलॉग में चीफ गेस्ट के तौर पर शामिल होंगे। वहां आपका संबोधन सुनने के लिए हम सभी उत्सुक हैं। आपकी भारत यात्रा और हमारी उपयोगी चर्चा के लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। Thank you, sir. May I now request His Excellency Mr. Kyriakos Mitsotakis, Prime Minister of the Hellenic Republic, to give his remarks to the media.
Dear Prime Minister Modi, ladies and gentlemen, it is indeed with great pleasure that I am here in India for the first time in my official capacity, and the Prime Minister was right to point out that it has been 16 years since a Greek Prime Minister has visited a great country. And in Greece, last August, I had the distinct privilege of receiving Prime Minister Modi, who kindly extended an invitation for my official visit to India, and I have been eagerly looking forward to this trip ever since. And together with Prime Minister Modi, we continue building on the positive momentum in our bilateral relationship. The joint declaration that we signed in Athens a few months ago, and which upgraded our relationship to a strategic level, is already being put into practice. And as the Prime Minister said, we are making significant progress towards deepening the strategic cooperation in all spheres, in security and defense, investment and trade, science and technology, cyberspace, education, culture, tourism, agriculture. Greece and India are close to one another in many respects. Our shared values serve as a bridge that brings us closer. Both share, I would say, a certain ethos, or dharam, as you call it. We both share, as the Prime Minister said, a strong commitment to international law, and especially the United Nations Convention on the Law of the Seas. We're both loyal to the principle of the UN Charter, diplomacy, and stability. And crucially, the world's oldest democracy, the world's largest democracy, share the mutual political will to cooperate with each other, to establish partnerships and to explore and create new synergies. And in Prime Minister Modi, I have found a visionary, a principled leader, and dare I say, a true friend. And the importance that we attach to our relations with India is evident not only in the increase of our bilateral contacts over the past year, but also in the partnerships we have developed. Last year, we signed a memorandum of understanding in crucial areas such as agriculture and defense. And this year we are working, and I'm sure we will finalize very quickly, a very important agreement on migration and mobility. It will constitute a very important step towards strengthening our cooperation in issues such as legal migration, fighting human trafficking, but also offering young Indians an opportunity to come and work in Greece and benefit from the growth of our economy. And the prospects for strengthening our connection, thanks to the India-Middle East-Europe corridor, what we call the IMEC project, which was launched by India during its G20 presidency, are even brighter. Greece, we just have to look at the map to realize this, is India's gateway to Europe. And through IMEC, we see our participation as a very important aspect of this strategic partnership. But of course, as we discussed, in order to achieve this, we need peace in the Middle East, and stability is the necessary condition for every project that aims to increase the greater prosperity of the greater region to the benefit of all countries involved. And several of my meetings here in India today, together with a very large delegation of Greek business representatives, focus on promoting our economic ties, with particular emphasis on sectors such as renewable energy infrastructure, our ports and shipping, and logistics. And of course, we want to learn from the Indian miracle of information technology, and as we discussed, bring together our very vibrant startup communities. And mutual investments are a major goal in these bilateral relations.
I am pleased to say we already have important Greek investments in India in many sectors, including food products, infrastructure, in transport and logistics. And of course, India is also beginning to invest in Greece. For example, an Indian company is building together with a leading Greek construction company the new airport on my home island of Crete. But of course, we need to be more ambitious when it also comes to trade flows, doubling our trade by 2030. Why not earlier? And in every area, our cooperation, I think, shows great promise, not only bilaterally, but also in multilateral arenas, including the UN. Greece will support India's candidacy to the UN Security Council for the period 2028-2029. And of course, we also support and participate in the broader dialogue about reforming the UN itself in order to make it more representative of the shifting patterns of development and global power. We know that the world today is facing unprecedented challenges that require immediate and efficient action, from the ongoing war in Ukraine to the situation in the Middle East, from climate change to food, energy security. For all these things, for all these challenges, one thing is certain. In order for governments to tackle them, international partnerships and collective action is paramount. And India has a critical role to play in this endeavor. And we view India as one of the main pillars of stability and security in the broader region of the Indo-Pacific. And given your size, history, your strategic importance, it is a very positive development that India is assuming with vigor this new leadership role. We consider our country to constitute a pillar of stability in our own region, the Eastern Mediterranean, and it is this mutual commitment to peace that has brought us so close, and that will, I believe, foster and strengthen this strategic partnership. We have set a lot of very specific deliverables to our teams, and as we will be celebrating, as you pointed out, your Prime Minister, 75 years of diplomatic relations next year, I think this gives us the added impetus to work towards materializing this very ambitious agenda. Again, thank you so much for this welcome, and let me extend my heartfelt wishes for the continued welfare and prosperity of the very friendly and welcoming Indian people. Thank you, sir. That concludes the press statement. Please be seated as the dignitaries exit the room. सार्थक और उपयोगी रही ये द्विपक्षीय वार्ता। और जिस तरह से इस वक्त हम सुन रहे थे ग्रीस के प्रधानमंत्री को, उन्होंने कहा कि द्विपक्षीय संबंधों को एक नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए प्रतिबद्ध है। और ये यहाँ पर जो भारत में वो भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक विजनरी के तौर पर देखते हैं, एक बेहद अजीज मित्र के तौर पर देखते हैं। और उन्होंने कहा कि भारत इस वक्त जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे हैं, जो तनाव की बातें हैं, जो वैश्विक स्थिति है, जो समस्याएं हैं, उसको सुलझाने में, विश्व को एक समाधान देने में भारत की बेहद अहम भूमिका है। और साथ ही इंडो पैसिफिक की अगर हम बात करें, उसमें भी भारत की अहम भूमिका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो वक्तव्य रहा, अगर उसकी अहम बातें, उसकी बड़ी बातों पर अगर हम नजर डालें, तो सबसे पहले प्रधानमंत्री ने ग्रीस के प्रधानमंत्री का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि इतने वर्षों के बाद यहाँ पर भारत में आए हैं और ये भारत और ग्रीस के संबंधों को एक नई ऊंचाइयों पर ले जाने का एक बेहद सार्थक और जो हमारे बीच चर्चा रही वो बेहद उपयोगी रही। 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दुगना करने के लक्ष्य की ओर यहां पर अग्रसर है। और जो
प्रमुख क्षेत्रों का यहां पर प्रधानमंत्री ने जिक्र किया। फार्मा, मेडिकल उपकरण, नवाचार जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर रजामंदी यहां पर दिखाई है दोनों देशों ने। साथ ही नई ऊर्जा और दिशा देने के लिए कई प्रयास किए जाएंगे। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत और ग्रीस की चिंताएं समान हैं। इस क्षेत्र में भी दोनों जो देश हैं वो सहयोग करते नजर आएंगे। कृषि के क्षेत्र में हमने दोनों देशों के बीच काफी महत्वपूर्ण चर्चा हुई। साथ ही दोनों देश सहमत नजर आए सभी जो विवादों का समाधान बातचीत से ही हो सकता है। बातचीत से ही जो तमाम इस वक्त जो वैश्विक स्थिति चल रही है उसमें बातचीत और डिप्लोमेसी ही एकमात्र ऐसी चीज है जिससे हम विवादों का समाधान कर सकते हैं। इंडो पैसिफिक में ग्रीस के सक्रिय भागीदारी और सकारात्मक भूमिका का भी प्रधानमंत्री ने स्वागत किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि दो प्राचीन और महान सभ्यताएं जब एक साथ आएंगी और उस रूप में भारत और ग्रीस के बीच जो संबंध है वो और भी गहरे हो रहे हैं। भारत और ग्रीस सांस्कृतिक और पीपल टू पीपल संबंधों का दोनों देशों के बीच एक लंबा इतिहास रहा है और उच्च शिक्षण संस्थानों में भी सहयोग को बढ़ावा देने पर अब जोर रहेगा। रक्षा के क्षेत्र में जो सहयोग बढ़ रहा है वो साफ तौर पर भारत और ग्रीस के बीच बढ़ते विश्वास को दर्शाता है। दोनों देशों के बीच रक्षा उद्योगों को आपस में जोड़ने पर भी सहमति यहां पर बनी नजर आई है। तो आप सुन रहे थे ये सी तस्वीरें जहां पर भारत और ग्रीस के प्रधानमंत्रियों ने एक संयुक्त वक्तव्य जारी किया राजधानी दिल्ली के हैदराबाद हाउस से। मिड डे प्राइम में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।